अच्छा भाई, सो फार हमारे कितने 9 सेशन हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं, ये 9th है ना? चले ओके। तो हमने सो फार मल्टीपल सिनेरियोज देखे और मल्टीपल सिनेरियोज में भी कोई नई नई चीज़ें सीखी और फिर हमने आपको ये सवाल दिया था करने के लिए। इसमें मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की हैं कि जब मैं चेक करने बैठा तो इस गिवन क्वेश्चन के अंदर जब मैंने कहा कि भाई सिचुएशन है और इस सिचुएशन में अगर मैं सारी गलतियां मिला भी दूं इंक्लूसिव ऑफ पेनल्टी तब भी इमटेरियल था। एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर तो दिया जाता है तब जब एक मैटर फंडामेंटल हो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस के लिए और वो डिस्क्लोज भी हो। पहली मुसीबत तो ये थी कि इसमें डिस्क्लोजर बनता ही नहीं था, ये तो अकाउंटिंग एरर था। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल में लिखा, क्योंकि वो तो चेकिंग तो हो ही गई सबकी, मैं उसको वहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगा, इसके साथ भी लगा दूंगा इसका सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा कि ईओएम आना चाहिए। भाई क्यों आना चाहिए? ईओएम तो ओपिनियन की मॉडिफिकेशन का पहले तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर होता भी इसमें कुछ डिस्क्लोजर का तो वो इमटेरियल है। एक्सेप्शनल लिटिगेशन होती है ना, उसको डिस्क्लोज किया जाता है और ईओएम में रेफर किया जाता है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर इसमें तो की ऑर्डर्ड मैटर गलत चीज़ पे दिया हुआ है। ओ भाई, इसमें खाली आपने ये बताना था कि उसने गलतियाँ क्या की हुई हैं। तो की ऑर्डर्ड मैटर की डेफिनेशन इसने 701 में बोला जाके देख लो, वो लिखी हुई है। जबकि आपको यहाँ बताना होता है इन एक्चुअल कि की ऑर्डर्ड मैटर होता क्या है, कि ये मैटर उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए जाते हैं। उसने आई थिंक इसके अंदर अपना ओपिनियन भी दे दिया है। हम तो उल्टा लिखते हैं कि वी डू नॉट गिव द सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स, ऐसा ही है। तो ये कुछ गलतियां थी जो बहुत सारे बच्चों ने की थी, और आपको रिपोर्ट पे अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो ऐसा सवालात मैंने आपको आई थिंक 3 करा दिए, जिसके अंदर रिपोर्ट दी हुई है सिचुएशन के हिसाब से। आपने चैलेंज करना था कि क्या उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनती है या नहीं बनती है। एग्रीड है? सर आपसे एक सवाल पूछना है, पूछ लूँ? नहीं अभी नहीं, रुक जाओ 1 मिनट प्लीज़। सर मैंने बिल्कुल सही किया था, आपने चेक नहीं किया सर। तो जानी अभी हो गया ना चेक? हालांकि आप जाके देखें कमेंट्स पे, मैंने पिछले भी चेक करवाएं और अभी भी जो चल रहे हैं वो भी चेक होंगे, सही है ना? तो मैं खुद भी कर रहा था चेक बैठ के यार, तो मैंने बता दिया। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी मैंने कल बैठ के सवालात बनाए तुम्हारे 2। तो अब इंशाल्लाह आज वो करते हैं। चलें जी ओके। तो अब चेक हो गया ना? यानी भाई मकसद ये है कि सही जगह पहुँचना। आज मैं आपको इसका सोल्यूशन भी इस PDF के साथ लगा के दे दूँगा, ताकि आप उसको एक बार कंसिडर कर पाएँ कि आपने क्या लिखा और लिखना क्या चाहिए था। चलें एनोटेशन बंद कर दें, चलें ये भी कर लेते हैं। अच्छा मैंने आज पोस्ट की है, चेक हो जाएगा? जी बेटा चेक हो जाएगा, हम बैठे इसलिए आपके लिए। चलें बस ओके। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने क्या रिस्क एंड रिस्पॉन्सेस की तैयारी कर ली है? या एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, सही है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग द पेपर, सही है। और इंटरनल कंट्रोल्स, तो मैं आप पे एक चीज़ निर्भर करना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ, वो ये है, पहले कंट्रोल रिलेटेड सवाल कराऊँ या रिस्क रिस्पॉन्सेज और इंटरनल कंट्रोल का सवाल कराऊँ? हाँ जी, रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज पहले। चले तो आपने खुद इस चीज़ को चुना है, ये रहा। अच्छा अब ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, मैंने हालांकि वैसे अगर देख लो तो बस ये सवाल है नहीं, और वैसे आजकल पेपर में अगर वैसे भी रिस्क का सवाल देखो तो इतना तो नॉर्मली होता है, मतलब एक आधे पेज पे आ रहा होता है। तो मैंने मतलब इसको ड्राफ्ट करने में मुझे सिर्फ 2 दिन लगे हैं, मतलब इन अ सेंस के वो मुश्किल भी रखना और तुम्हारे लेवल पे भी रखना, फिर उसकी ड्राफ्टिंग बार बार चेक करना कि भाई कुछ गलती तो नहीं हो जाए, कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए। चलें तो ये तो है कि आपने इसको अच्छे से सोच समझ के करना है। मैं इसको पोस्ट करने लगा हूँ, सही है जी। प्लीज़ खुदा के वास्ते देख के सवाल को कीजिएगा, सोच के कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यानी इसमें मैंने क्या क्या टेस्ट किया मैं बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी की चीज़ है, एनालिटिकल प्रोसीजर, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स और सम कंट्रोल थिंग्स। ये चारों चीज़ें आपको बता रही होंगी कि
क्या? अच्छा, मे बी फ्रॉड एज वेल, यानी रिस्क पैरामीटर में सब आ सकता है। सही है, तो वो आप देखें कि आपने क्या करना हो। मैंने किसी को बात करते हुए देखा, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने बहुत तबीयत ख़राब में ये सवाल बनाया अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखते हुए। तो आई बिलीव एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी उसी मेहनत से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं, ऐसा सवाल हाईली एंटिसिपेटेड है कि पेपर में आ सकता है, और जो उसके बाद कंट्रोल का कराऊंगा उसके तो 101% चांसेस है, क्योंकि उसने आज तक उस एरिया पे पूछा नहीं है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो सवाल ड्राफ्ट किया है, तो प्लीज़ मैं इसको भेज रहा हूँ। इसके लिए जो डेजिग्नेटेड टाइम होगा वो है आपके पास 20 मिनट। मैं नहीं इंटरप्ट करूँगा। अब अपने आप सुकून से आप ये फेसबुक पे पोस्ट करें, मैं वहाँ पे भी चेक करूँगा, यहाँ पे भी एक एक की बात सुनूंगा। सही है, चलें जी, मैं इसको भेज रहा हूँ अभी। रिक्वायरमेंट जानी ये देख लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। की कंट्रोल्स दैट यू शुड कंसिडर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। सही है। दूसरा, आइडेंटिफाई द रिस्क इन द अबव सिचुएशन, मेक यूज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल। अगर मैं नहीं भी कहता तो आपको पता होना चाहिए कि एनालाइज करना होता है जब डेटा गिवन हो। एंड राइट प्रोसीजर्स दैट यू विल परफॉर्म अगेंस्ट दीज प्रोसीजर। मैं बता दूं, रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज की ग्रेड आपको पता है 35 से 40। तो 35 से 40 के लिए वो एक सवाल ऐसा प्यारा बना सकता है ना, जिसमें वो रिस्क और रिस्पॉन्सेज पूरे कवर करके 18 नंबर पूछ ले। तो ये सवाल की वेटेज कोई 18 मार्क्स है। तो लेट्स सी कि आप इस 18 नंबर में से कितने अचीव कर पाते हैं। यू नीड टू गो फॉर द मैक्सिमम। सही है, 1 मिनट दें ताकि मैं इसको बस पोस्ट करूं वहां पे। अच्छा, जब मैं कंट्रोल कहता हूं तो क्या आप आईडी कंट्रोल भी लिख सकते हैं? सिर्फ सवाल है, तो क्या कोई इस पर पाबंदी है? नहीं सर, हम तो अच्छा है, अगर हमें आते हैं तो हम आईडी कंट्रोल भी लिख सकते हैं। मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूं। चलें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दें, अभी भेज देते हैं। ये लो भाई, ये बता दीजिएगा ग्रुप में आ गया भाई। अब भेज दिया सारे ग्रुप में। एवरी पर भी है, फेसबुक पर ही आपने पोस्ट तो वहीं करना है। जानी कंप्लीट आंसर।
अदर इन्फॉर्मेशन दिखा दें। मोहम्मद उमर अगेन पूरा लिखना है। पूरा लिखें, आपको मार्किंग करके देते हैं। मैंने सॉले को भी बुला लिया है तो वो भी चेक करेगा साथ साथ। सब भेजें, सब खत्म करेंगे आज चेक करके। यार इस्माइल, इस लाश को तो उठा। क्या हुआ? तो करना सवाल, फिर तू पूछेगा ये कैसे आ रहा है। क्या वो तबीयत खराब है? फिर तो हेड डाउन क्यों किया हुआ है? सवाल देख के वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाह रहा मैं। हाँ, 2 अल्फाज अज्यूम कर ले। पेपर में ना हाईली एंटिसिपेटेड एक ऐसा सवाल आएगा। आप लोग कह रहे थे ना एनालिटिकल का सवाल चाहिए। दिस इज प्योर एनालिटिक्स। हेलो, हाँ हुज़ैफ़ा, तो ये मैं एक सवाल भेज रहा हूँ, आखिर में सोल्यूशन भी है ना। फेसबुक पे वो क्लास में ज्वाइन हो जा, वो चेकिंग करनी है साथ साथ ताकि सबको चेक मिल जाए। सही है, आ जा मैं तेरे को भेज रहा हूँ। अगर आपको लगता है आसान तो लिख सकते हैं। मोहम्मद अफान, तुमने 3 रिस्ट लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं। वेरी गुड।
फरगाम आपने पहला रिस्क जो है वो गलत इंडिकेट किया है, दूसरा रिस्क सही है। पहले आप लोग रिस्क वाला कर लें, फिर बाद में कंट्रोल वाला कर लीजिएगा। Very good, Mehraj. Good controls that you have written. काशान बिल्कुल अच्छा लिखा है, बेहतरीन कंट्रोल्स अच्छे लिखे हैं तुमने। अब बाकी रिस्क एंड रिस्पॉन्सेस देखो, सम पीपल आर गोइंग देयर, पहुंच रहे हैं वो लोग। लिखो लिखो तुम भी। पूरा लिखना है, असील। सही अली अहमद, कंट्रोल्स आर एक्सेप्टेबल। अहमद तुमने ये रिस्क सही लिखा है पहला। वेरी गुड डेल, कंट्रोल सही लिखे हैं। इथान भाई अपना अपने वालिद का नाम पूरा रख के आजा भाई, क्या ही शर्म है तुझे। बहुत कंसाइज लिखा है। Manail, you can write more of the controls. आफान रीजनिंग गलत है इसकी। गलत मोहम्मद उमर। वेयर इज द अमाउंट भाई। Manu, you can write more as well. नहीं अहमद गलत। ईशन भाई तू अपने नाम से आ जा, खुदा के वास्ते, तो तेरी माँ की कसम है। कुछ जगहों पे अपने नाम से जाना होता है। पार्ट ए के अंदर
मुझे क्या पता, जितने बनते हैं लिखो। नहीं, नंबर के हिसाब से क्या आलू छोले लेने जा रहा है? जितने बनते हैं उसके हिसाब से लिखो ना। अगर एक सवाल है जिसपे 5 प्रोसीजर लग रहे हैं, नंबर 2 लिखे हुए, कितने लिखोगे? 5 के 5 लिखोगे ना वेरीफाई करने के लिए। ये किसने तुम्हें सिखाया है? किसने? कौन से पास पेपर में ऐसा होता है? उसमें लिख के देता है वो कि मैं 4 नंबर 4 प्रोसीजर के दूंगा। सजेस्टेड आंसर में ना फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन औकात से ज़्यादा लिखा हुआ होता है, बिकॉज ऑफ सजेस्टेड आंसर। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक रिस्क है और वो रिस्क के अगेंस्ट में 10 प्रोसीजर लग रहे हैं तो आप 10 के 10 लिखेंगे। डोंट वेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सही है? तो तू नहीं कर, या तो तू पूछ ले या तो अपनी चला ले। मैं क्या कह रहा हूँ कि लिखना है, ज़्यादा लिखना, कवर करना अच्छी बात है। कम लिखोगे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, फंस जाओगे। ये कह रहा हूँ, सही है? अनलेस के वो कह दे, तुम्हारी बात जस्टिफाइड कहाँ होगी, वो कहता है राइट 4 प्रोसीजर्स, तो तुम्हें कितने लिखने? 4, और वो भी वो रेलेवेंट। वो कभी कभी लिख के दे राइट 5 की कंट्रोल्स, तो 5 भी वो भी की कंट्रोल्स। सही है? तो सवाल की रिक्वायरमेंट पे हमने काम किया है, ये थोड़ी ना कि तुम उसके हिसाब से लिखोगे। अवेश कह रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल दैट अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं और इंक्रीज इन रेवेन्यू इन लास्ट क्वार्टर। तो मतलब इससे इसका क्या ताल्लुक है? भाईजान कौन सी चीज़ सही है जो उतर नहीं रही है? बहुत ही जेनरिक प्रोसीजर हैं अफान, मैं तुम्हें मार्क्स ही नहीं देता इस पे। तुमने ये नहीं बताया कि किस रिस्क के अगेंस्ट में क्या प्रोसीजर लिख रहे हो। जो रिस्क है उसके प्रोसीजर उसके साथ आएंगे। मुस्तफ़ा ये आई थिंक तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है। खाओ अपनी माँ की कसम, तुमने खुद लिखा है। हाँ जी। मैं आज रिस्क तुमने अच्छे लिए पिक किए हैं। मुस्तफ़ा देखो, अगर तुमने खुद लिखा है तो अच्छा लिखा है। देखो कंट्रोल्स तो तुमने अच्छे लिखे हैं अगर खुद लिखे हैं, बट आई डाउट। लिखें तो अच्छा है यार, बेहतरीन है।
गलत शेख भाई, गलत रिस्क पिक किया है तुमने। अच्छा, मलिक दानिश वगैरह ये इन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दी, मैं वहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ। बस सही है, फिर अच्छा है, बिल्कुल हो सकता है सारा, वेरी वेल पिक्ड, बिल्कुल हो सकता है। शेख तुमने सही सिचुएशन बताते बताते गलत जगह निकल गया, फिर गलत हो गया ये। आलिया आपने ये जो लिखा है ना इसमें परसेंटेज गलत लिख दी है। ये तुमने रिस्क गलत बयान किया है अहमद। टेरिंग वेरी गुड, जो पहला आपने रिस्क लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और कंट्रोल्स भी आपने बेहतरीन लिखे हैं, वेरी गुड। सही है जैन, ये रिस्क सही है, एक्सेप्टेबल है। लाइबा पहला रिस्क सही है, दूसरा भी सही है। नहीं, पहला रिस्क गलत है काशान। अबे तू मैनेजमेंट का बंदा है, किसका है? तो तू कौन सा रिस्क बताएगा? जानी ये आखिर दिन में ऐसे तेरे दिमाग में सवाल कैसे आ रहे हैं? आजा तुझे हक करूँ 1 मिनट जरा। जानू फोकस, बिजनेस रिस्क जब बोलेगा तो लिखना है। ला चेक करा, गलत है भाई काशान भाई, दूसरा रिस्क भी गलत है। सिर्फ रिस्क लिखे हैं अभी तक, देखा? तुम लोग क्यों देख रहे हो? ये गलत है, इसका रीज़न गलत है। उसी वाली बात लिख ली थी हमें। नहीं मैं क्या बताऊं, खुद सोचो। ये भी गलत है। चलो ये सही है। ये बताने का तरीका गलत है।
आज लिख रहे हैं ना बच्चे, आयशा कंट्रोल्स आर गुड, वेरी गुड, कंट्रोल सही लिखे हैं। सॉलिड जानी फेसबुक पे भी आ रहे हैं, वो भी चेक करने जल्दी जल्दी ताकि कोई मिस ना हो अभी। बिल्कुल आएगा रजब भाई, प्रैक्टिस 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 उमर। आज ऐसा ही लिखें प्रोसीजर, वेरी गुड, रेलेवेंट पे ही लिखें आपने। हाँ भाई, एनीवन एल्स फ्रॉम द क्लास? लिखा? चलें सुनाओ। हाँ Cloud storage has been obtained from PDCL by PayPal. There is a risk that PayPal might classify it as intangible. पेपाक, Might classify it as an intangible. ये बहुत अच्छा वर्स लिखा है। कितने लोगों ने ये पिक किया था? क्योंकि उसने जो क्लाउड स्टोरेज लिया है, ये बहुत सारे बच्चों ने मिस किया है। उसने जो क्लाउड स्टोरेज लिया है ना, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता, और ये मैंने इंटेंजिबल में पढ़ाया भी है कि क्लाउड स्टोरेज का मतलब हमने जगह ली हुई है रखने के लिए, वो किसी सर्वर पे भी डेटा रखे, आपका डेटा मौजूद है, आपका कंट्रोल नहीं है। दिस इज बेसिकली जस्ट लाइक अ सर्विस। हाँ तो वो तो वही तो ना, इनकरेक्टली कैपिटलाइजेशन वाली तो रिस्क है। उसने इंटेंजिबल में, अपेरेंटली यही लग रहा है कि उसने कहाँ फेंक दिया उसको, इंटेंजिबल में। नहीं, पर उसको लिंक करना था तुम्हें इंटेंजिबल, क्योंकि लाइकलीहुड क्या है कि उसने कहाँ ही छुपाया होगा इंटेंजिबल में। तो कितने लोगों ने क्लाउड स्टोरेज वाली बात लिखी थी? 2 3। तो चलें, तो वापस से बताते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये है कि जैसे गूगल ड्राइव, अगर मेरे पास मेरा डेटा इन्हांस होता जा रहा है और मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो मैं क्या थर्ड पार्टी वेंडर के पास जाऊंगा? ऐसा है? तो जब मैं थर्ड पार्टी वेंडर के पास जाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये डेटा मेरे व्याप पे रख लो, तो वो रखेगा उसको, और मैं उसकी फीस दूंगा जगह की, जैसे हम क्लाउड स्टोरेज की देते हैं। तो आज अगर मैंने गूगल ड्राइव परचेज की हुई है, तो क्या वो मेरा एसेट है या एक सर्विस एक्सपेंस है? सर्विस एक्सपेंस है। मैं उसको कभी भी, देखो इंटेंजिबल का मतलब क्या है? एक एसेट, इंटेंजिबल एसेट। और एसेट की डेफिनेशन क्या है? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। क्या मैं उस क्लाउड स्टोरेज को कंट्रोल करता हूँ? अच्छा, क्या वो मेरे हिसाब से कैपेसिटी देता है? नहीं, वो कहीं भी रख सकता है डेटा, मैं जगह को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्लाउड स्टोरेज में बहुत ही लीस्ट लाइकली होता है कि आप कंट्रोल करें उसको। एग्रीड है? अगर आप अपने सर्वर लगाते हैं तो वो भी टेंजिबल है, वो भी क्या है? टेंजिबल है। तो यहाँ पे कंट्रोल की लैकनेस है। तो ये एक बेसिकली एक सर्विस एग्रीमेंट है। तो कितने लोगों ने नहीं पिक किया, जरा ये बता दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे, जल्दी। हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी बता दो कितने लोगों ने नहीं पिक किया। तो देखो, हमने यहाँ पे वो बात की हुई थी, जरा मैं इसको हाईलाइट भी कर लूँ कि ये बात तो यहाँ से समझ आती है कि क्योंकि हमारे पास ऑल टुगेदर
इंक्रीज वॉल्यूम है मंथली एक्टिव यूजर्स का, और ट्रांजैक्शन पेपाल की ने उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है हाईली, और ये लिया किससे? PTCL से। और PTCL का वन ऑफ काम ये भी है कि वो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बीइंग एन ऑडिटर, सर डेटा ट्रांसफ़र का लिखा था तो गलत हो गया ना, क्या यहाँ पे आप डेटा ट्रांसफ़र का रिस्क है या डेटा सिर्फ रख रहे हैं वहाँ पे? ये सिस्टम माइग्रेशन तो नहीं है, वो तो मैंने बैकअप किया हुआ है। तो बैकअप रखना तो अच्छी बात है, पर हम ये कह रहे हैं हमारा ऑडिट पर्सपेक्टिव से रिस्क है कि अगर बैकअप अरेंजमेंट्स के लिए मैंने जो खर्चा किया है वो कैपिटलाइज होना नहीं चाहिए। और इट सीम्स फ्रॉम द सिचुएशन कि वो क्या हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है, क्योंकि मुझे उसके रिलेटेड एक्सपेंस दिख नहीं रहा। पहले बताओ बात समझ आती है? अगेन 18 नंबर है, 18 नंबर में से 4 नंबर तो कंट्रोल्स के थे, वो वाले जो ऊपर पहला था, बाकी कितने बचे? 14 मार्क्स। तो एक तो गया। जब आपने रिस्क ही नहीं निकाला तो आप उसके प्रोसीजर भी नहीं लिखेंगे। एग्रीड है, ये साइड में कर देते हैं। चलें, क्लाउड स्टोरेज जस्ट लाइक गूगल स्टोरेज जैसे परचेज करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। चलें, ये बात हमें समझ आ गई। तो आज के बाद हम याद रखेंगे, अगर उसने क्लाउड स्टोरेज की बात की है तो आप हमेशा ये रिस्क लिखेंगे कि देयर इज अ रिस्क दैट दीज माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड। अच्छा, और अगर आपको पीएनएल में उसका एक्सपेंस दिख रहा है तो ये होशियारी नहीं करना कि सर ने बोला तो लिख दिया। पहले आपने देखना है कि सिचुएशन में वाकई में एक्सपेंस हुआ है या नहीं हुआ। एग्रीड? चलें आगे सुनाओ जानी, प्रोसीजर बताओ इसके। वेरी गुड यार, ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम पेपाल। और देखो एग्रीमेंट क्या कहता है, मेरा क्या कंट्रोल है, क्या सर्विसेज, उसमें पैसे लिखे हुए होंगे? ये बिल्कुल लिखे हुए होंगे। आगे बताओ। वेरी गुड यार, क्या बेहतरीन यार, सही लिखा है इसने, बिल्कुल इसने टारगेटेड लिखा है भाई, जो रिस्क है उस पर काम कर रहा हूँ मैं। एग्रीमेंट लिया, देखा कितने चार्जेस हैं, देखा क्या हुआ, एक्सपेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे होना भी एक यही चाहिए। ये रेवेन्यू का तुमने गलत लिख दिया, ये रिस्क तुमने गलत लिख दिया। देखो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी से लिंक कर सकते हो, पर यहाँ पे फ्रॉड रिस्क भी है। कितने लोगों ने लिखा है? अटैम्प्ट नहीं, गलत, नहीं गलत गलत गलत। आपने फिर रेवेन्यू का रिस्क तो फिर एक साथ ही आएगा। नहीं, आप ये बोलोगे आखिरी क्वार्टर में अगर 35% का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, 35% है ना, तो देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर because recognizing a major revenue near to the period and in the last quarter creates a fraud risk. This might be done in order to manage the earnings and inflate the profits. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्रॉड के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हालात वाकयात। मैं नहीं कह रहा कि फ्रॉड हुआ होगा, पर मैं कह रहा हूँ रिस्क तो है ना। तो अगेन पूछता हूँ ऑनलाइन वालों, आप भी बता दो कितने लोगों ने लिखा था ऐसे ही लिंक करके कि क्योंकि आखिर में बुक हो रहा है, क्या मुसीबत आ गई है कि ये फ्रॉड रिस्क है, लिखा था? ये राइटली पिक था। कॉम्प्लेक्स के जरिए मतलब आप कह सकते हो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फ्रॉड मैंने स्पेसिफिकली हिट किया था, पर एक साथ कर दो तो फिर सही है। तो कमीशन एक्सपेंस का रिस्क है ना। कितने लोगों ने कमीशन का लिखा था? कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम हो रहा है भाई। अच्छा, अमाउंट वाइज इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भाई? वो तो बोलेगा मैं तो और बेच रहा हूँ, मुझे और कमीशन दो। परसेंटेज वाइज सेम, यानी अगर मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैं 15% कमीशन दे रहा था, इसमें भी आई थिंक 15 ही था, अब 12 हो गया, तो अच्छा ये कैसे हो सकता है कि रिटेलर को आप कह रहे हो कि यार तू कमीशन कम ले लो और वो आपके बिहाफ पे सेल ज़्यादा कर रहा है? लॉजिकल बिजनेस सेंस बनता है? नहीं बनता। तो यहां पे आई बिलीव के रिस्क है अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस का, ये लिखा था, ये राइटली पिक्ड रिस्क है। अच्छा, अब जरा मैं रेवेन्यू भी खींच के वापस आता हूं, वो सॉलिड चेक भी कर रहा है। सॉलिड प्लीज मेक श्योर कि सारे चेक हों अभी। यहाँ मैं भी कर रहा हूँ अभी इधर बैठ के, सुनो, क्योंकि हम तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं। मैं एक एक से पूछता हूं, आप मुझे बताएं ऑनलाइन वाले, आप भी, कि जो रेवेन्यू का फ्रॉड रिस्क है उस पे क्या प्रोसीजर लिखेंगे?
नहीं चलो और आगे बताओ, एक और बताओ, एक और मौका दिया। सर इसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन थे ना क्वार्टर के अंदर, जो ट्रांजेक्शन फिर बुक करेंगे उसके रिस्पेक्टिव जो ना जो रिटेलर है उसका ब्लैंक अकाउंट से मिलेंगे, ब्लैंक अकाउंट से मिलेंगे उसको। क्या मुझे बताओ आपका क्या आपका रेवेन्यू था? गलत। तो ये तो मिलेंगे। एनीवन एल्स, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं जी। जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करेंगे। गलत। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिक्टिशियस रेवेन्यू का रिस्क स्पेसिफिक रिस्क है। देखो एक तो एफएस लेवल रिस्क होता है कि मुझे पता ही नहीं। देखो बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं जेई टेस्टिंग सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है। जेई टेस्टिंग ओवरऑल एफएस के लिए होता है, और फिर आप लिखें जेई टेस्टिंग करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक इस जगह जाके करूँगा। ये बेवकूफ़ी नहीं करना, मैं आपको टारगेटेड सिखा रहा हूँ। मैं ना ये मतलब इसकी मतलब पूरा होता है ना हिसाब किताब ऑडिट का, वो पूरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू के लिए ये मत कहना मुझे लगता है, चलो मुझे जो लगता है वो बाद में बताता हूँ। कोई और बंदा जो मुझे बता पाए कि मैं रेवेन्यू पे स्पेसिफिक टू फ्रॉड रिस्क क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा। नहीं देखो यार एक मिनट सुनो, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखा इंक्लूड जीडीएन। अबे भंगी सर्विस इंडस्ट्री है, हाथ में क्या लेके जाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मैं तुम्हें सोचने का। आज की क्लास का मकसद ये है कि मैं तुम्हें स्पेसिफिक सिखा दूं कि फ्रॉड रिस्क पे स्पेसिफिक काम। देखो आप कहते हो ना एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करो, वो एक ब्रॉडर वर्ड है, पर एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये कि उस जगह तुम होते तो उसमें तुम क्या। देखो एक्सपीरियंस टीम लगाना जनरल है, जेनरिक प्रोसीजर है। तुम बताओ कुछ कह रहे हो। नहीं मैं तुम्हें सोचने का सलीका देता हूं, प्लीज सुनिएगा। क्या हम ये कह सकते हैं, मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बता रहा हूं। प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों फोकस के साथ। एक्सपीरियंस टीम प्रोफेशनल, अगेन दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। इस सिचुएशन में मैं होता ना, अच्छा ये मैंने पूरा इजी पैसा का केस बनाया है। किसका केस बनाया है? मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, एंटीबायोटिक खा के नींद में जैसे भी करके मैं बनाऊंगा सवाल इनके लिए, पहुँचाऊंगा वहाँ तक। सुनो मैंने पता है क्या किया था, मैंने अपनी टीम को कहा जाके आईटी वाले से बात करो, इंडिपेंडेंट पर्सन से जो कि फाइनेंस का नहीं हो, उसने कितने मर्चेंट ऑन बोर्ड किए हैं। इंक्वायर फ्रॉम द आईटी पर्सनल दैट हाउ मच मर्चेंट्स हैव बीन ऑन बोर्डेड ड्यूरिंग द एंड देयर डेट ऑफ एक्टिवेशन, देयर डेट ऑफ। वो सीएफओ क्या कह रहा है मुझे कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने मर्चेंट को ऑन बोर्ड किया है। अच्छा ये हुआ था इजी पैसा पे, उसमें मतलब रेवेन्यू बुक हुआ, मैंने कहा इतना कैसे बढ़ गया भाई। वो बोल रहा भाई हमने तो पता नहीं ये जो बिग बाजार वगैरह सब पे हम तब प्लेटफॉर्म लिंक कर दिया है, कोई भी बंदा बिग बाजार से कोई चीज़ खरीदेगा इजी पैसा से खरीदेगा, और बिग बाजार हमें उस पूरी ट्रांजैक्शन का 1% पे करता है। यानी अगर सोचूं मैं 200 बिलियन की ट्रांजैक्शन से 200 बिलियन का 1% तो नहीं कितना बन जाता है। बात समझ आती है? तो सीधा सीधा इनकम है। तो मैं अगर प्लीज सुनिएगा, अगर एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं तो क्या मैं क्योंकि मैं अकरेंस को टेस्ट करना चाह रहा हूं कि क्या वो वाकई में अकर हुई थी या फ्रॉडुलेंट तो नहीं थी, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं आईटी वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई बता दे कि हाउ मेनी मर्चेंट्स हैव बीन ऑन बोर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा मैं सीएफओ से क्यों नहीं पूछ रहा, इंडिपेंडेंट में थर्ड पार्टी। अच्छा क्या दूसरी पार्टी से एविडेंस मिल सकता है ना। अच्छा फिर क्या मैं उस आईटी वाले से उसकी एक्टिवेशन डेट पूछ सकता हूँ? इससे मुझे क्या तसल्ली होगी कि वाकई में Q3 में रेवेन्यू बुक होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। पहले ऑनलाइन वालों सारे बच्चों बता दो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब समझ आता है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ सारे बच्चे। अब एक और बात, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है कि सर क्या हम जो मर्चेंट ऑन बोर्ड हुए हैं उनको डायरेक्ट कंफर्मेशन भेज दें, आप कब ऑन बोर्ड हुए हो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांजैक्शंस पूछ रहे हो उनसे। आखिरी चीज, अच्छा क्या मैं स्पेसिफिक
स्ट्रेटिफाई करके पॉपुलेशन को सैंपल पिक कर लूं, ये भी तो लिख सकते हो ना कि भाई मैं अपनी पॉपुलेशन को क्वार्टर बाय क्वार्टर स्ट्रेटिफाई करूं और जहां पे ज्यादा रिस्क है वो ज्यादा सैंपलिंग करूं। ये हो सकता है, पक्की बात है। एक्सटेंडेड कट ऑफ टेस्टिंग करूं, जो यहां पे लिखा भी था। अच्छा अब देखो, सारा कह रही है मैनेजमेंट से इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। देखो मैं तो बोल रहा हूं फ्रॉड पे क्या नॉर्मल काम होता है या नॉर्मल से ज्यादा होता है? तो नॉर्मल। अच्छा अब मेरी आपको बातों से एक चीज लगी होगी, मैं फोकस अकरेंस पे था, नहीं आ रही बात समझ? आपका रिस्क क्या था पहले मुझे एक बात बता दें अकरेंस का। और एक और मजे की बात बताऊं, वेरीफाई कैसे करूंगा। मैं बोलूंगा सामने वाले बंदे को जिसको मैंने कंफर्मेशन भेजी है, मैं उसको ये बोलूंगा मुझे टोटल अमाउंट बता के कितना ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस का, कितना तुम्हारे पैनल से, तुम्हारे चैनल से। अच्छा वो जब मुझे टोटल वॉल्यूम बता देगा, मैं उस पर 1% लगाऊंगा, क्या रेवेन्यू वेरीफाई हो जाएगा? एंड आई बिलीव कि एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज मोर रिलायबल देन कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज। बात समझ आती है? ये थे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू फ्रॉड रिस्क। अच्छा मेरा रिस्क किस पे था? वैल्यूएशन पे, अकरेंस पे? मेरी सारी बातों में तुम्हें क्या देखा? अकर हुआ नहीं हुआ, अकर हुआ नहीं हुआ, अलग अलग तरीकों से वेरीफाई कर रहा हूं। एग्रीमेंट में अमाउंट ज्यादा की मतलब रेंटल आपने पिक ही नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द कमीशन। मैं क्या सिखा रहा हूं? रेवेन्यू। मैंने कमीशन की बात की, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉड रिस्क कहां पर है? रेवेन्यू में, हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्रीड। अब हम आते हैं कमीशन पे। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक कोई मसला जल्दी से बता दो। ये हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो मैंने अभी आपको सिखाए। ओके गॉट इट। चलें बेहतरीन, आगे सुने। अब हम आते हैं कमीशन पे। वही तुम लोगों की पार्टिसिपेशन ऑनलाइन में, तो तुम भी, फिर तुझे मौका दिया, बता के क्या लिखेंगे कमीशन को वेरीफाई करते हुए। अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन है। हाँ तू सिंधी में बोल भंगी, इंग्लिश में बोलो ना, पेपर में इंग्लिश में लिखोगे। इंस्पेक्ट द लोन एग्रीमेंट। भंगी बोलो। वाई लास्ट क्वार्टर? नहीं एक मिनट, कमीशन का रिस्क लास्ट क्वार्टर में ओवरऑल है। चलो है और जल्दी बताओ। अच्छा मोहम्मद अली कह रहे हैं कि जब तुम तफरीहों से बाहर आओगे तो देखोगे ना, ऊपर तू लगा हुआ उसके मुस्तफ़ा के साथ इधर, बोले समझ नहीं आया कि कमीशन की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क कैसे है। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप कह रहे हो कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और मेरा बिजनेस कौन चलाता है? रिटेलर्स। तो आई बिलीव कि आपका कमीशन परसेंटेज एटलीस्ट सेम रहनी चाहिए, अनलेस रिस्क तो सही है ना हमारा। अच्छा अब प्लीज सुनिएगा, तो हमें ये बताना है, हमें ये देखना है कि भाई कमीशन की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, वही कि अब अच्छा क्या भी मैं कह सकता हूँ अकरेंस का रिस्क है? हाँ या नहीं? नहीं सही कह रहे हो। नहीं, अकरेंस का मतलब है रिकॉर्ड हुआ हुआ होना। हम कह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटनेस का रिस्क है कि कमीशन 100% रिकॉर्ड ना हुआ हो। अच्छा अब मुझे बताएं, क्या हम, प्लीज सुनना, वे बातें नहीं, अब मुझे बताएं क्या हम उसकी सिस्टम रिपोर्ट निकाल सकते हैं एविडेंसिंग रिटेलर बाय रिटेलर ट्रांजैक्शन अमाउंट्स? मैं पता है क्या करता हूं इजी पैसा पे सुनना। मैंने बोला
आप कमीशन उसको तब देते हो ना जब उसके अकाउंट से, रिटेलर का एक अकाउंट होता है ना, वॉलेट होता है जिससे वो ट्रांजैक्शन करता है। मैं बोलूँगा सिंपल, आप मुझे उसकी पूरी रिटेलर बाय रिटेलर पूरे साल की ट्रांजैक्शन निकाल के दे दो, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्टेन रिटेलर बाय रिटेलर ट्रांजैक्शंस अकर थ्रू आउट द ईयर? अगर 500 रिटेलर हैं तो 500 की आ जाएगी लाइन से। अच्छा, और क्या मैं सैंपल बेसिस पे उनके एग्रीमेंट से रेट वेरीफाई कर लूं कि कितना % कमीशन उसको देने की परमिशन है या इजाज़त है? मैं उसको रिकैलकुलेट कर लूं तो मुझे कमीशन की अमाउंट मिल जाएगी। सोने पे सुहागा, मैं उस रिटेलर को कंफर्मेशन भेजूं सैंपल पे। अच्छा, व्हाई नॉट 100%? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं इतना डेटा दे देता कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज होते, उसको सब पे भेज देते, बाकी को सैंपल कर लेते, हाँ या नहीं? अच्छा, मैं क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता सैम्पलिंग भी रिवाइज करा रहा हूँ उसमें समझने के लिए। अच्छा, फिर मुझे बताओ, आपको पता लगे कि एक एनॉमली दिख रही है और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन इस रिटेलर से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है, वहाँ पे आपका रिस्क, तो क्या स्पेसिफिक सिलेक्शन कर लें? कर लो भाई, मना कौन कर रहा है? आपने अपने रिस्क को हेज करना है। बिजनेस रिस्क या ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क। पहले बताओ, बात समझ आती है? चलें, ये तो होगा दो मामलात। क्या इस सवाल के अंदर कोई ऐसा बच्चा इधर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क नहीं, रिसीवेबल का रिस्क है? रिसीवेबल का रिस्क है। अच्छा, रिसीवेबल का रिस्क कैसे? डेज इंक्रीज अलग हो रहे हैं, और दूसरा वो जो ट्रांजैक्शन करता है, लोगों से पैसे लेता है, मैं तो उससे रिसीवेबल बुक करता हूं ना। मेरे पास तक कैश तब आएगा जब वो मुझे दे के जाएगा, और वो देखो आपका रिसीवेबल 300 से 520 मिलियन हो गया है। तो क्या रिकवरेबिलिटी का रिस्क है? यार ये तो तुम बता सकते हो, जानी बताओ इस पर पहला प्रोसीजर क्या करेंगे रिसीवेबल की रिकवरी को टेस्ट करने के लिए? कंफर्मेशन is for I think existence. Here we are concerned about existence evaluation. Yes, aging analysis ले लेंगे। अच्छा, एजिंग ले लेंगे, सही है। उसमें से लॉन्ग आउटस्टैंडिंग उठा लेंगे और देखेंगे क्या उसके ऊपर एप्रोप्रिएट प्रोविजन बुक हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ये वैल्यूएशन के हैं। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख सकते हैं? ये लिखो यार, ये लिखने के हैं टारगेटेड। ये तो तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम्हें मैंने पहले रिस्क एंड रिस्पॉन्सिव शुरू कराया था, फिर पता नहीं अलग अलग स्ट्रेटजी घुमा के एथिक्स पे लाके रिपोर्ट पे लाके तुमने बोला हम तो चीते हो गए प्रोसीजर में, हमें तो रिस्क भी अच्छा आता है। पर ये तो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए कि भाईजान होश में आ जाओ, तैयारी अभी बाकी है। कब तक रहनी है तैयारी? क्लैरिटी है? याद रखना है, तुम जो प्रोसीजर बता रहे थे ना वो वैल्यूएशन के नहीं थे। क्लियर है? अच्छा, और वैसे ही अगर आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रोसीजर लिखे हम यहाँ पे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि मैं ये देख लूँ कि कौन सा रिटेलर ऐसा है जिससे रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं? उससे ये पता लग जाएगा कि जो ऐसे रिटेलर हैं जिससे ट्रांजैक्शंस हुई नहीं इस साल, वो तो गए। नहीं आई बात समझ? देखो भाई, एक रिटेलर है जो मेरे पैनल पे है, मान लिया उससे रेगुलर, सही है, पैसे जमा होते जा रहे हैं उसके, पर ट्रांजैक्शन चल रही हैं, तो बिजनेस केस हो सकता है ना। वो बोलेगा आपको कि भाई हमने तो उसको उधार इसलिए दिया हुआ है, इसकी अप्रूवल पड़ी हुई है क्योंकि ये हमें बिजनेस करके देता है। तो मैं बोलूँगा सही, अगर वो एक्टिव है तो मेरा रिस्क ऑफ बैड डेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसे कह रहा हूँ एक प्रोसीजर लिखने के लिए, पर आपने अगर ये 3 भी लिख दिए ना, एजिंग लूँगा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग देखूंगा, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखूंगा, आपके लेवल पे बात खत्म। बट आपने फ्रॉड के प्रोसीजर गलत लिखे थे। फ्रॉड के मैं आज सही करने आया था आपका दिमाग, क्योंकि आप बड़ा जेनरिक लिख रहे थे। भाई इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, भाई हाउ ये लिखना है। मुझे पता है तुम एक्सपीरियंस बंदे ले आओगे, वो अच्छा ऑडिट करेंगे, पर क्या ऑडिट करना है वो ये पूछ रहा है कि एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्ट। देखो हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक फ्रॉड रिस्क प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं? क्योंकि जब आपके पास फ्रॉड रिस्क होता है तो उसका लाइकलीहुड हायर देन लाइकली होता है।
तो उस पर काम भी ज़्यादा करना होता है। और नॉर्मल या नॉर्मल से हट के उसी को तो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, क्या इसी सवाल के अंदर तुम ये लिख सकते थे कि वी कैन इवेल्युएट द कंट्रोल्स ओवर सेटिंग द क्रेडिट लिमिट ऑफ द रिटेलर? हाँ या नहीं? भाई आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक बंदे की क्रेडिट लिमिट सेट नहीं हुई थी तो वहाँ पे मेरा रिस्क क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? चलें सर, बुक में जनरली लिखे हैं ना केस टू केस स्पेसिफिक मुश्किल हो जाता है, तो भाईजान हम पे सिखा रहे हैं ना आपको, हम भी तो बता रहे हैं ना आपको कि ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मैंने तो आपको, आई डोंट नो आपको याद नहीं याद है, बट मैंने आपको फ्रॉड के केस में ये भी बताया था कि जब एक स्कूल का ऑडिट करता था जिसमें कभी भी पढ़ रहा है अभी, हाँ अभी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अटेंडेंस रजिस्टर उठवाया था और मैंने बोला था देखो क्या इनके जो रेवेन्यू बुक हो रहा है क्या उससे कोलैबोरेट कर रहा है? तो ये भी तो एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अभी हम रजिस्टर उठाएंगे, उसमें कबीर सेठ की भी अटेंडेंस आ रही होगी, उसकी प्रीपेड हुई हुई है, उनका अनअर्न्ड आ रहा है, सही है, तो हम ज़रा देख लेंगे उसको भी, क्या उसका रेवेन्यू तो बुक नहीं कर लिया, सही है जी। अभी सेल्फ इंटरेस्ट साइड आएगा। सेल्फ इंटरेस्ट क्यों आएगा भाई? तो मेरा बेटा लायक है, वो मेरिट पे गया है, सिफारिश पे थोड़ी ना गया है, ये क्या बात हो गई? आपको ये भी तो आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए ना, खुद भी हिले हुए एक नंबर के। इधर भाईजान आपके कॉन्सेप्ट इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि आपने तो ये नहीं देखा मैंने अनड्यू फेवर नहीं लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आर्म्स लैंड। आई डिड नॉट टेक एनी फेवर्स, जो है इक्वलेंट है। वो अलग बात है कि अपना लौंडा ही शपाटर है, बट फिर भी कोई फेवर्स नहीं है। हाँ, दिस वुड हैव क्रिएटेड द थ्रेट अगर क्या लिए जाएं, फेवर्स, डिस्काउंट्स, सही है, 100 में से 101 नंबर आ रहे हैं उसके, तो ये समझ आती है, तो ऐसा नहीं है, सही है। चलें, भाई सुने भाईजान, बात सुने इसकी। एक तो गरीब तबके को पढ़ाने का सबसे बड़ा मसला ही है। इधर बता बता बता। मेरे बेटे को थ्रेड बजा नहीं दूं मैं उसकी। फेवरेटिज्म क्यों किया जाएगा? नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो ना, वो गलत भी बोल रहा हो तो वो बोले ठीक बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे ना भंगी। पहले इसकी सुन लो, इसको हाथ फेर थोड़ा सा, बोल 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 बोल, अरे बोल तो। देखो दिल में जो गंद होता है ना वो निकाल दो। तो फिर ये क्या बोल रहा था? गंद ही तो है। अच्छा बोल 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 जल्दी। मैं स्ट्रिक्ट ऑडिट कर रहा हूँ, सही है। बच्चे को फेवरेटिज्म कर रहे होंगे। अच्छा, मैं स्ट्रिक्ट ऑडिट कर रहा हूँ, फेवरेटिज्म कर रहे होंगे मेरे बच्चे के साथ। कैसे मार रही है टीचर उसको? सुने भाई, वो कह रहे हैं मैंने बड़ा खतरनाक ऑडिट किया क्लाइंट का। पहले प्रिंसिपल ने जाके मेरे बच्चे को ढूंढा कि कबीर कौन है, सही है, और फिर बोला कि ऐसी की तैसी तेरे को फेल करेंगे हम। ये बोल रहे हो? हाँ, हम स्कूल चेंज कर लेंगे। सही है। क्या इशू क्या है? तो वो मसला क्या? मेरा बेटा बेबी हो। हाँ, मसला क्या है भाई? वो मतलब हर किसी की सोच ऐसी छोटी नहीं होती ना कि मैं अगर ऑडिट कर रहा हूँ तो वो जाके उसको बोलेंगे। क्या मसला है इसमें? तो कोड ऑफ एथिक्स के दायरे से तुम बाहर निकल गए ना भाई। ना मैंने अनड्यू फेवर्स लिए हुए, ना कोई ऐसा मसला है, ना उसके पेपर चल रहे हैं, कुछ भी नहीं। अभी नर्सरी में खेलने जाता है वो, उसका कौन सा पेपर है? उसको बोलेंगे नहीं तुझे खिलौना नहीं दे रही है। हाँ, ऐसा रख के मारता ना चमाट, वो तुम्हारी सोच है। कभी मुलाकात हुई ना कबीर की यहाँ पे, तू खाली उसके 2 बार बालों पे हाथ लगा के दिखा दी हो, वो देखो लगाएगा पता। टीचर क्या बता रहा हूँ मैं, अभी गए थे ना, हाउ मच क्यूट योर बेबी इज, उस बेबी ने बता दिया कि इतना क्यूट है वो। पर हाँ मरियम चलें, पर खैर
कहने का मतलब ये है कि भाई तेरे को क्या पंचायत है, मेरा बेटा पढ़ रहा है वहाँ पे, हम संभाल लेंगे, जो भी थ्रेड होगा हम देख लेंगे। तुम्हें बोलना चाहिए सर बैठे में कोई मसला ही नहीं है यार, ऐसी की तैसी टीचर की क्यों करेगी उसके साथ वो कोई मार्क्स के कम करना, ये सारी चीज़ें तो वो क्यों टेंशन है। सही है। इधर चले भाई, बोले मरियम वाले क्या सीन है, अबे भाई वो उसकी फ्रेंड है यार, मुझे बोल रहा ना गरीबों को पढ़ाने का ये मकसद। देखो अब उसके स्कूल में उसको ये बातें फैसिनेट नहीं करती हैं, नॉर्मल पीपल, नॉर्मल फ्रेंड्स, दैट्स इट। अब तुमने पिक्चर नहीं देखी थी, एक मिनट दिखाता हूँ, रुक, ये देख, तुम्हें क्या पता, दूसरे की घर की बहू को देखते शर्म नहीं आ रही तेरे? हाँ इधर चलो, अच्छा प्लीज, अच्छा भाई इधर चलो, आगे वापस चलें, इधर देख लें प्लीज, फोकस के साथ इधर। अच्छा भाई अब हमने रिसीवेबल की बात कर ली, रेवेन्यू की बात कर ली, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस की बात कर ली। इस सवाल में एक और रिस्क है, अनऑथराइज अटेम्प्ट हुए हैं, वॉलेट में से अप्रोप्रिएट हुआ होगा तो कस्टमर लिटिगेशंस का रिस्क है। कितने लोगों ने लिखा था लिटिगेशन, पेनल्टी भी। अच्छा देखो अब दो हैं, लिटिगेशन का एक ही रिस्क बनेगा, जैसे कि एक तो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, कितने लोगों ने ये मिस किया, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट वाला बैंक है, हाईली रेगुलेटेड है, और दूसरा अनऑथराइज लॉग इन अटेम्प्ट्स हैं, उसकी वजह से हो सकता है कोई रेपुटेशन लॉस तो अपनी जगह पर, तो बिजनेस रिस्क है। अगेन तुम लोग ये गलत पिक कर गए ना, देखो किसी बंदे ने नहीं एक्सेस किया, कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करना चाह रही है ताकि फंड्स इधर उधर, तुमने पता नहीं, आई डोंट नो कि तुमने मीजान वगैरह के किसी सुने नहीं सुने, अभी ये हुआ था कि लोगों के पैसे खुद ब खुद ट्रांसफर हो रहे थे, वो अनऑथराइज लॉग इन अटेम्प्ट्स ही तो थी। इससे होता क्या है कि लोग क्लेम फाइल करते हैं कि भाई पैसे दे हमारे, बात समझ आ रही है। तो यहां पे वो रिस्क था कि लिटिगेशन फ्रॉम द कस्टमर साइड, लिटिगेशन का रिस्क था, और वैसे ही हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है तो आपका रिस्क ऑफ पेनल्टी तो वैसे ही आ जाता है। अब यहां से बात निकालते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि इस पे कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं। जानी फिर बता दे, नहीं तो अभी लिख दे, मैंने बता तो दिया ना, देखो पेपर में याद तो किया है ना तुमने, या तो तुम मुझे ये कहते हो कि अभी मेरे को याद ही नहीं है सर, आज सारा भूल गए हैं। रेगुलेटरी बॉडी को लेटर लिखा जा सकता है टाइमली के ये क्या कहते हैं डेटा सिक्योरिटी साइबर अटैक पर, ताकि बाद में वो नहीं एक मिनट सुने, इनका प्रोसीजर सुने। ये हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि रेगुलेटरी बॉडी को लेटर लिखा जा सकता है कि ये ब्रीच हुआ है, व्हाई वुड आई राइट अ लेटर, आई नीड टू वेरीफाई। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, ये तो तू मैनेजमेंट बन के सोच रहा है, तुम्हें क्या बन के सोचना है, एक्सटर्नल ऑडिटर। सुनाओ बताओ एक बात, चलो सही है, लीगल एडवाइजर की कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं, कंफर्मेशन भेज सकते हैं, 2 हो गए। ये कह रहे हैं बीओडी मिनट्स रीड कर लें, चलो 3 हो गए। एक मिनट, नहीं अब देखो ये कह रहा है एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन कर लेंगे, वो ओवरऑल लिटिगेशन है, मैं स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है नहीं कोर्ट पोर्टल को इंस्पेक्ट कर लेंगे। नहीं मैं आपको बताऊं, आपने एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, लाइबा ने लिखा है कि आप ना कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं रेगुलेटर की, इसके साथ रेगुलेटर ही पेनल्टी लगाएगा ना। एक और सिखाऊं चीज, कस्टमर कंप्लेन लॉग देख सकते हैं, कस्टमर कंप्लेन लॉग नहीं होता, आप लोग भी अपने मसाइल वहीं पोस्ट करते हो ना, तो मैं तो सबसे पहले यही करता हूँ। जो मैंने क्लाइंट से पूछा, इसी भी इजी पैसा की बता रहा हूँ, पहले तो अपने जूनियर से पूछा जो रिव्यू कराने आया था, मैंने कहा तुमने ये देखा कि अनऑथराइज अटेम्प्ट्स हुए हैं? बोला सर आपको कैसे पता? मैंने कहा बीओडी मिनट्स में देखा है मैंने। आईटी का हेड बोल रहा था कि देयर आर अटेम्प्ट्स, अनऑथराइज अटेम्प्ट्स टू एंटर इनटू द सिस्टम इन द वॉलेट्स। तो अच्छा अब देखो मसला क्या था, उस बच्चे को रिस्क असेसमेंट नहीं थी। मैं तो था इस्लामाबाद में, मेरा मेजर टाइम वहाँ गुजरा, पर रिस्क असेसमेंट में पूरी करके बैठा हुआ था, ताकि मुझे तो अपने हिसाब से हैच करके चलना है ना ऑडिट।
वो मुझे बोल रहा सर नहीं इसकी तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा कैसे वेरीफाई करेंगे? तो बोल रहा BOD मिनट्स पढ़ेंगे। मैंने कहा चौसी वो तो मैं पढ़ के बैठा हूँ, अब क्या करेंगे? बोला सर मैं क्लाइंट से पूछ लेता हूँ। उसने क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट कहता है यार मतलब ऐसा तो कोई भी कंप्लेन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हमारे पास कोई लिटिगेशन नहीं आई। तो बोल रहा है सर वो मैंने पूछ लिया, वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा आपने कोलैबोरेट किया? बोल रहा कोलैबोरेट मतलब सर? मैंने कहा आप तो कह रहे हैं इंक्वायरी। मैंने कहा इंक्वायरी करके आपने उसकी इंक्वायरी की जांच पड़ताल की कि वो सही कह रहा है? यानी इज दिस एविडेंस इज इन लाइन विद द अदर एविडेंस ऑब्टेन्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिटिकल प्रोसीजर। इनकंसिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो मैंने कहा सर कह रहा है वो कैसे देखें? मैंने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप इनका कंप्लेन लॉग देखें, कस्टमर की कंप्लेन वहाँ पे आ रही होती है और वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म होता है कि किस किस नौयत की कंप्लेन है। तो इस पे फिल्टर लगाना तो मिल जाएंगे, बहुत सारे आए हुए थे ऐसे। तो फिर हमने एक एक पे पूछा कि भाई इस कंप्लेन का क्या हुआ, इस कंप्लेन का सेटल हो गया, सेटल हो गया। हमने सैंपल पे लगाया, सारे सेटल हो चुके। तो देयर इज नो कंटीजेंसी। कंटीजेंसी कब होती? तो क्या हमारा रिस्क गलत था या रिस्क सही है? रिस्क सही है। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा फिर इसके लीगल एडवाइज़र को खत लिख के पूछ सकते हैं कि तू बता दे कि क्या कोई ऐसे केसेस तो नहीं है या नहीं है, और फिर उसके बाद सोचे जाए तो आप अपने लॉयर को लगा सकते हैं। सर आपने बताया था कि सब्सिक्वेंट इवेंट का यहाँ से ताल्लुक नहीं है ना, वही काम सब्सिक्वेंट इवेंट पे तो यही काम वापस से कर रहे होते हो, सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि रिपोर्ट डेट तक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अपडेट हो गई और मुझे ना पता हो। तो गलत नहीं लिखना कभी। पहले बताओ थोड़ा सा व्यू आ रहा है कि लिखना क्या है जी? आप एक लिटिगेशन का प्रोसीजर बताया था कि हाई कोर्ट की या कोर्ट की कोई वेबसाइट होती है, उस पर आप नंबर डाल वो ओवरऑल लिटिगेशन के लिए। हम तो पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि लिटिगेशन है भी, वो प्रोसीजर किससे गाइड में आ सकता है? वो तो आप ओवरऑल लिटिगेशंस के लिए लिख सकते हो ना, अगर आपको केस का पता हो। यहाँ पे केस का पता ही नहीं है, सही है? ओके, अब पता चला। थैंक यू जानी। इधर सर आईटी लॉग्स एंड कंप्लेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, पोटेंशियल लिटिगेशन भी। हाँ वही तो कर रहे हैं, कंप्लेन ही तो मॉनिटर की है अभी। अच्छा भाई वो कह रहा है सब समझ आया, ऑडिट का पेपर क्यों पेल के आया था मैं? हाँ वो बोल रहा ना, बोला समझ आ रहा है। वो देखो वो भी कह रहा है अभी चेक कराया ना, उसको समझ आ रहा है ना गलतियाँ क्या हैं। आप कहो मुझे कल कसम से सारे 5 पेपर कराता हूँ, 6 घंटे की क्लास 6 घंटे में 5 पेपर करा दूंगा सारे। तुम कर भी लोगे, तुम्हें याद है। ये गेम अलग है थोड़ी सी, सही है? चलें ओके ओके जी। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे सवाल ठीक है, सही है, यानी बच्चे यहाँ पे मना कर रहे हैं कि सर प्लीज 5 पेपर नहीं वो करा दें जो आज तक नहीं आया, सही है? ओके अच्छा अब अगर इस पूरी सिचुएशन का जायजा लें, आई डोंट नो किसी बच्चे ने पिक किया नहीं किया, बट टैक्स एक्सपेंस भी मसला है। टैक्स एक्सपेंस भी मसला है। पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ कितना है? सर इसके अंदर 48% आ रहा है, ये प्रॉफिट इसी वाली बात है पिछले साल। नहीं, ये जिसने इससे कंपेयर किया है ना, इससे नहीं किया, इसको अलग से ही किया कंपेयर, एक ही डाल दिया इसमें। इसको नहीं बिफोर टैक्स। पिछले साल कितना आ रहा है? 16 और ये अच्छा अब अगर आप वैसे फोकस करें तो 693 को अगर मैं 1650 से डिवाइड करूं अभी 30%, 35%। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? अबे बोल रहा तो बोलना पूरा। अच्छा हाँ, पर आप जब आप ऑल टुगेदर यार बातें नहीं हुए इधर। अच्छा भाई जब आप सर अनऑथराइज्ड आइटम को रिसीवेबल फ्रॉम रिटेलर अंडर स्टेटमेंट से भी लिंक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते।
अच्छा देखो, अब वही हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, जब मैं वैसे ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं की रेशोज़ निकाल लेता हूँ वैसे ही, असेस करने के लिए कि यार क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस की, मिनट्स वगैरह रीड करा करा के, इंटरनल ऑडिट की मिनट्स, पूरा एक बैंक बन जाता है दिमाग में। फिर हम देखते हैं कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, फिर उस पर काम किया जाता है, जो मैंने तुम्हें सिखाया भी है। अच्छा, अब इस सवाल को ये देख के लग रहा है कि यार पोटेंशियली हो सकता है टैक्स एक्सपेंस अंडर स्टेट किया हो, पोटेंशियली, तो उसके लिए आप इस पे काम करना होगा। इसके लिए तो सिंपल प्रोसीजर थे टैक्स वाले, पूरे लिख सकते हो कि वी विल ऑब्टेन अ टैक्स वर्किंग एंड ट्रेस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम दी एफएस, देखेंगे एडजस्टमेंट्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हुई, फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, रेट को वेरीफाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके, और फिर डेफर टैक्स। तो वो तो बाद में करेंगे ना, पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके अप्लाई करने से पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रेट देख लेना। तो ये सारे इस सवाल की चीजें थी। शेख साहब कह रहे हैं क्वेश्चन है आउट ऑफ द टॉपिक, पूछ लूं? पूछ ले भाई, तुमने वैसे कौन सा बख्शा है? अच्छा, मुआज भाई कह रहे हैं कि सर एक रिस्क पे कितने प्रोसीजर जितने बनते हैं, और आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे जो सवाल या मैं डिजाइन करूंगा या एग्जामिनर डिजाइन करेगा, वो प्रोसीजर उतने ही रखेगा जितने रिस्क पे बनते हैं। क्लियर है ना? तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा भाई, इसने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं सर जब एंगेजमेंट लेटर में जो क्लाइंट का फ्रेमवर्क होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, बट बाद में ऑडिटर को पता लगे कि उसने फ्रेमवर्क गलत एग्री कर लिया, तो उसे किसी और फ्रेमवर्क पे एफएस बनाए हुए, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन है या फिर मिस स्टेटमेंट है? भाई ये तो फिर आपका ऑल टुगेदर स्कोप लिमिटेशन हो गई ना, कि आपने क्या क्या वेरीफाई करोगे। तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो इनिशियली स्कोप लिमिटेशन लगा रहा है। आप विड्रॉ करोगे, नहीं कर सकते, तो फिर आपको पूरी कहानी पता है। सही है, इसमें क्या पूछने की बात थी भाई? ओके, इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे ऑडिट का पेपर हाथ से जाता दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है, तुम्हें सोचने का तरीका दे रहा है और कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब वैसे अगर तुमने अभी, मैंने तुमसे डिस्कस किया, क्या कोई तुम्हारे कोर्स से बाहर की चीज़ है या सिर्फ अंग्रेजी का गेम है? अंग्रेजी का और एनालिटिक्स जो छुपाए हुए हैं इसमें, ये तो है ना। तो 2 दिन भी लगे हैं भाई इसको बनाने में, ऐसा नहीं है। चलो सही है पहले। अच्छा वैसे 18 नंबर हैं, तो कितने नंबर आते हैं? मुआज कह रहे हैं 10, बिल्कुल सही है। 7, 10, यानी बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि बच्चों ने पिक नहीं किया है, पिक किए हैं, पिक हुए हुए हैं। हो सकता है प्रोसीजर में लैकिंग हो जाए। तो 18 नंबर भी तो हैं, तो यही तो गेम है, तभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टाइम बाउंड प्रोसीजर का ही सारा गेम है। तो चले, अच्छा वैसे इधर देख लो, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, यानी कौन से कंट्रोल लगा सकते हो कि अनऑथराइज एक्सेस, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी जो आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, कोड आता है, ये वाला। कॉन्फ़िगर सिस्टम टू लॉक अकाउंट्स, ब्लॉक आईपी आफ्टर लिमिटेड, यानी आप एक कंट्रोल लगा दें कि अगर 2 या 3 टाइम से ज्यादा अनऑथराइज अटेम्प्ट हो तो सिस्टम लॉक हो जाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रूल्स, जो लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पीरियोडिक टेस्टिंग हो जाए, और कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो यूजर को नोटिफाई हो जाए। ये सारे वो कंट्रोल्स हैं जो अनऑथराइज अटेम्प्ट से आपको बचा सकते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ, अच्छा किसी ने कुछ लिखा हो ना लिखा हो, फायरवॉल जरूर लिखा था, पहले तो ये ले आओ। पर फायरवॉल लगाना लाजमी है या अपडेटेड? अपडेटेड, क्योंकि जो जो नए नए जदीद तरीके आते हैं हैकिंग के, उसके लिए भी फायरवॉल भी अपडेटेड होना चाहिए। तो लॉगिन वाले कंट्रोल और सारी चीजें लिख सकते थे आप इसके अंदर। बायोमेट्रिक नहीं, तो वो तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड में, पर वो कह रहा है कि भाई पासवर्ड अगर लगा रहे हो तो वो स्ट्रांग होने चाहिए।
लगा दो, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा अब प्लीज सुनना इधर। अच्छा रिस्क ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल हमने ये देखा था। अब एक में सुन लो लिखने का तरीका, जानी बातें नहीं, रिक्वेस्ट है वे इधर। There is a significant risk that cash collected by the retailer may become irrecoverable, leading to financial loss for with sharp increase in receivable from the retailer. The risk of default or delayed settlement increases. In the absence of proper credit controls and monitoring, these balances may become impacting the liquidity and आप लोग इतनी लंबी भी नहीं करना, आप लोग सिर्फ ये भी लिख लेते हैं ना कि क्योंकि वो इतने से इंक्रीज हो गया है और रिस्क ऑफ बैड डेट से, तब भी बात सही। हमने तो खैर खाली इसको वजह भी बता दी। आगे एनालाइज एजिंग रिपोर्ट, इवेल्युएट रिटेलर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, चेक अगर उसकी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म होती है या नहीं होती। ये रिस्क असेस करने में आपको बड़ा काम आता है, फोकस करने में। आगे वेरीफाई इफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रीजनेबल कंसिडरिंग एजिंग को कंसिडर करके क्यों करते हैं कि जो जितना पुराना होगा उस पर प्रोविजन उतना ज्यादा होगा। अच्छा भाई टेस्ट अ सैंपल ऑफ रिटेलर अकाउंट टू कंफर्म सेटलमेंट हिस्ट्री एंड ट्रेस रीसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ कैश डिपॉजिट। रिव्यू एक्टिविटी ऑफ द रिटेलर टू असेस वेदर दे एक्टिव और असेस द लाइक्लीहुड ऑफ एक्टिविटी। मैंने बताया था ना कि आप चेक कर लेंगे अगर एक्टिव है तो सही, लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरी ज्यादा होगा। अगर एक नॉन एक्टिव है फिर तो गए पैसे, तो उसको तो प्रोवाइड होना ही चाहिए। चलें अच्छा भाई आगे। कभी कभी लगता है कि आप एग्जाम में होते तो फेल ही होते हम, नहीं ऐसा नहीं है भाई। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ क्लाउड स्टोरेज कॉस्ट। क्लाउड वाली बात तो अभी शायद इसने पिक की थी और कुछ बच्चों ने। PayPal has invested in cloud storage services. There is a risk that ongoing cloud storage fees, which are typically operating expense, may have been incorrectly. Since कोई एक्सपेंस, तुम्हारी वाली बात कि कोई एक्सपेंस अगर दिख नहीं रहा मुझे P&L तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो चुका होगा, कैपिटलाइज हो चुका होगा। क्योंकि वो देखो कह भी रहा है कि भाई 800 मिलियन से इंटेंजिबल्स यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है कि उसने एक्सपेंस आउट करने की जगह उसको कैपिटलाइज कर दिया होगा। सर ये अनऑथराइज लोगिन अटेम्प्ट हुए जिसमें रिटेलर वॉलेट टारगेट हुआ है, उसके रिसीवेबल को मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकती, ये एक्सप्लेन करते हैं, अभी कर देते हैं। अगर अनऑथराइज अटेम्प्ट हुए हैं तो वो तो ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी ना फ्रॉडुलेंट, वो तो ऑनलाइन होंगी। इसमें रिसीवेबल तो उससे रिटेलर से तब होता है ना जब वो मेरे बिहाफ पे कैश कलेक्ट करे। यानी आप इजी पैसा में जाते हो, आप बोलते हो भाई ये लो और मेरे पैसे डाल दो मेरे अकाउंट में, तो वो क्या करता है अपना रिटेलर अकाउंट से अपने अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट में भेज देता है और कैश इसके पास आ जाता है। तो मेरा रिसीवेबल किससे हो जाता है, रिटेलर से। अब अनऑथराइज अटेम्प्ट तो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स है ना, एक से अकाउंट के दूसरे से, पता चले किसी ने यूबीएल में पैसे भेज दिए तो वो तो गए पैसे, बोलेगा मैंने तो की नहीं थी, कैसे चले गए पैसे। क्लियर, यहाँ पे रिसीवेबल का कोई रिस्क नहीं है। ओके क्लाउड स्टोरेज को एक्सप्लेन करते हैं, 5वीं बार कर देता हूँ आलिया, बल्कि 6ठी बार। मैंने बताया कि भाई अगर क्लाउड स्टोरेज के पैसे आप दे रहे हैं तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका एक्सपेंस मुझे P&L में कहीं भी नहीं दिख रहा, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि ये क्या हो गया होगा, कैपिटलाइज हो गया होगा, ये बता रहा हूँ मैं। सही है, चलें आगे। जैसे इन्होंने भी लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लूँगा अरेंजमेंट्स देखने के लिए कि भाई क्या हमारे पास कंट्रोल और ओनरशिप ऑफ सॉफ्टवेयर है या नहीं है, या सिर्फ सर्विस मिल रही है मुझे। ट्रेस क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड पेमेंट, आइडेंटिफाई वेदर दीज वर चार्ज टू P&L और ब्रेकअप ऑफ एडिशंस। यानी मैं इंटेंजिबल का ब्रेकअप भी देख लूँगा, कहीं वहाँ तो नहीं आ रहा भाई। इंटेंजिबल का ब्रेकअप लेते हो ना एडिशन का, लिस्ट ऑफ एडिशंस, तो अगर उसमें तुम्हें क्लाउड स्टोरेज कैपिटलाइज होता हुआ देखिएगा तो तुम बोलोगे यहाँ होना नहीं चाहिए। आगे confirm rationale for capitalization if any and assess whether it meets the recognition criteria for capitalization or not. Clear है? आगे risk of understatement, I think ये तो सब लोगों ने लिखा था। Okay, obtain transaction volume and stratify the volume of transaction on the basis of, मैंने आपको बताया था ना कि रिटेलर का जितना भी ट्रांजैक्शन हुई है सबको अलग अलग कर सकते हो तुम लोग। चलें, verify commission percentage from the agreement, रिकैलकुलेट कमीशन एक्सपेंस। अच्छा कोई बच्चा अगर बेवकूफ़ी करके पहले ही लिखेगा ना रिकैलकुलेट, को नंबर नहीं मिलेंगे। पहले आपने सारे पैरामीटर्स को वेरीफाई करना होता है कि ये यहाँ से डेटा आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये रेट आ गया, तो जाके आपको पता लगेगा। क्लियर है? तो ये लिखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी
कि आप पहले लिख लेते हैं कि मैं रीकैलकुलेट, भाई रीकैलकुलेट तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन, आप पहले लाइफ रीअसेस करते हो, रेजिडुअल वैल्यू देखते हो और फिर उसके बाद जाके रीकैलकुलेट करते हो। एग्रीड? तो ये बात याद रखना, रीकैलकुलेशन इज द लास्ट स्टेप। चलें, ये इन्फोर्स, ट्रेस, इंस्पेक्ट, एक्सेट्रा जैसे कमांड टर्म्स ऑन द स्पॉट भूल जाते हैं, इसकी वजह से पुट, चेक, डू लिखना पड़ता है, तो नहीं भाई ये नहीं कर सकते, सॉरी। चलें, ट्रेस कमीशन एक्सपेंस एंट्रीज इन द जनरल लेजर एंड कंफर्म दे आर करेक्टली क्लासिफाइड एंड टाइमली पोस्टेड। अच्छा, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, हमारा तो फ्रॉड रिस्क है क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है अपेरेंटली कि आखिर में नियर द पीरियड एंड बुक हो रहा है, तो क्या ये फ्रॉड रिस्क की अलामत है? अच्छा, ये देखिएगा, there's a fraud risk that revenue may be intentionally overstated in the last quarter to meet the financial target or improve year end. The fact that 40% of the annual revenue, 40 है 35 है, has been recognized in Q4 raises concerns about potential premature revenue recognition before the performance obligations are. हम तो कह रहे हैं यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होगी तो होना चाहिए, अदरवाइज होना नहीं चाहिए। अब देखिएगा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। Review sales transaction near the period end to ensure revenue is recognized in the examine terms of the 58 newly onboarded merchant to verify actual go live dates and revenue। भाई एक्चुअल अगर गो लाइव ही वो दिसंबर के आखिरी दिन पे हुआ है तो फिर पहले कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है इसका, वो तो पॉसिबल नहीं है। Circulate direct confirmation to the newly onboarded merchant to confirm the volume transaction conducted on their platform to check। हमारा मकसद ही क्या था, अकरेंस। आगे, इंक्वायर IT पर्सनल अबाउट व्हेन दीज मर्चेंट्स हैव बीन एक्टिवेटेड इनटू द सिस्टम, अकरेंस डेट देखने के लिए। इंस्पेक्ट ईयर एंड मैनुअल रेवेन्यू एंट्रीज फॉर साइन ऑफ मैनिपुलेशन, यानी अब देखो जेई टेस्टिंग भी कितना स्पेसिफिक बताया। देखो वैसे तो सिस्टम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा ना, यहाँ से वहाँ पैसे भेजते हो तो क्या कोई बंदा मैनुअली कर रहा होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो मैंने आपको एक फ्रॉड में भी चीज़ सिखाई थी, जब मैंने फ्रॉड पकड़ा था तो ऐसे पकड़ा था, मैंने देखता था कि हर एंट्री के आगे ना ऑटो पोस्टेड सिस्टम जनरेटेड लिखा हुआ आता है। अगर कोई बंदा मैनुअल कर रहा होता है ना तो मैनुअल लिखा हुआ आता है। तो आपको अगर जेई टेस्टिंग करनी है तो एक बंदा लिखेगा मैं जेई टेस्टिंग कर लूंगा, तो भाई उसमें क्या करेगा ये तो बता दे। तो आप उसमें स्पेसिफिक लिखना कि वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई मैनुअल एंट्रीज पोस्टेड इनटू द जनरल लेजर ऑफ रेवेन्यू, कि लास्ट क्वार्टर में ऐसी देखो अगर मुझे फ्रॉड करना होगा तो मैं मैनुअल करूंगा ना, ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं सकती जब तक पैसा फ्लोट ना हो, वो आपके इख्तियार में, वो तो लोग यहां से वहां पैसा भेजेंगे तो रेवेन्यू आएगा। मैनुअल का रिस्क है आपको, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर इजी पैसा में तुम्हारे पास पैसे नहीं है अगर, तो तुम ट्रांजैक्शन भी नहीं करोगे, और ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिस्क किस चीज का है? मैनुअल का। अब इसको रीड करते हैं वापस। इंस्पेक्ट end of year manual revenue entries for signs of manipulation such as unsupported adjustments। अचानक से तुम्हें रेवेन्यू के लेजर में एंट्री दिख रही है XYZ एडजस्टमेंट, भाई क्या है ये? अब याद है अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस, तो ये यहां पे लिखोगे ना, पर स्पेसिफिक बताओ कि मैं रेवेन्यू के लेजर में ये करूंगा। अब एक बच्चा बोलता भाई मैं जेई टेस्टिंग करूंगा, वो भाई जेई टेस्टिंग फ्रॉड की ओवरऑल भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं पहले तो मैं एनालाइज करता हूं कि कहां वेयर एंड हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड, तो यहां पे मुझे पता है वेयर, हाँ या नहीं? वेयर, हाउ, मैनुअल एंट्रीज। बात समझ आती है? अच्छा, व्हाई नॉट ऑटोमेटेड एंट्रीज? हो ही नहीं सकता, अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं आई बात समझ? अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, वो तो लिंक्ड है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? मैनुअल में। तो पहले बताओ लॉजिकली कनेक्ट होते हो? हमने वहां से आपको डेफिनेशन से लिंक कर दिया इसकी, तो आपका फ्रॉड भी हल्का फुल्का रिवाइज हो गया कि भाई आपके पास इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अच्छा, इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है या नहीं? तो अपॉर्चुनिटी यहां पे कैसे आ रही है? मैनुअल। तो मैंने कहा भाई पहले बताओ तो सही कैसे हो सकता है फ्रॉड। चलें, टैक्स एक्सपेंस, वो एज अ परसेंटेज आपका मेरे ख्याल से डिक्रीज हो रहा है, तो वही सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे, इसमें आई थिंक कोई इशू नहीं है। ये देख लो भाई,
Given the PayPal operates in a highly regulated sector governed by State Bank of Pakistan, SACP and data protection laws, ये नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, any non-compliance could lead to license suspension or further over 18,000 unauthorized login attempts recorded in just 3 days existing if general controls such as are not effectively configured or there is a risk of system compromise, customer data breach, unauthorized transaction or clear है. आगे review board minutes to ensure whether there is any discussion regarding unauthorized transaction, breach of. अच्छा, क्या बैंकिंग में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है? अगर वो ब्रीच हो गया तो भी केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आगे रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लॉयर एंड द, अच्छा, सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन टू इंस्पेक्ट कंप्लेन लॉग, रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पेपर एंड द कंफर्म देयर आर जनरल कंट्रोल्स इन प्लेस सच एज, वही वाली बात तक रेगुलर. अब अच्छा, पहले मैंने कंट्रोल बताया कि होने, अब मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो रिक्वायरमेंट दूसरी है ना कि मैं चेक कर रहा हूं अगर ये लगे हुए तो फिर लाइकलीहुड ऑफ दीज एरर्स कम हो जाता. आगे रिव्यू द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान टेस्ट वेदर द रीसेंट अटैक वाज प्रॉपर्ली लॉग्ड, एस्केलेटेड एंड, देखो जब एक अटैक होता है ना तो किस नौयत का था वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि अगली बार ऐसी चीज़ों से बचा जाए. आगे assess whether the latest version of firewall has been installed to prevent, अच्छा आपको पता लगे कि वैसे कि फायरवॉल जो लगे हुए हैं वो आउटडेटेड हैं तो आपका रिस्क, तो आप काम भी ज़्यादा करेंगे. तो पहले बताओ भाई, मज़ा आया सवाल में, है ना, गेम है ना इसमें. चलें सर, क्वार्टर 2 के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का रिव्यू किया तो ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंट ऑडिट्स नहीं होते हों. नहीं, देखो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो मैंने आपको सिखाया भी था इंटरनल ऑडिट का चैप्टर कराते हुए, वो साइकिल बाय साइकिल चलता है. कभी इस डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, कभी तो उसके, इसकी बारी कब आई होगी? क्वार्टर 2 में, जो भी लिखा हुआ है इसमें, तो उसमें आई होगी. इसका सोल्यूशन भेज दें. चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. चलें, अच्छा पहले बताओ भाई, सीखने को मिला गेम, सही है, तो कल एक और सेशन हो जाए. चलें, तो कल मैं आपको अभी से बताता हूं कि आप फिर कंट्रोल्स को, रिस्क को, रिस्पॉन्सेस को, स्पेशली कंट्रोल्स को अच्छे से देख के आइएगा, सही है, ताकि फिर हम कल अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें. चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़. कल बता देंगे आपको टाइम.